नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। जैसा कि मित्रों कल तक हम पढ़ चुके थे, जो मौर्य काल है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, उसका राजनीतिक जीवन कैसा था, उसका प्रशासन कैसा था तथा उसके अभिलेख वगैरह। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के जो प्रमुख राजवंश हुए तथा उनके राजवंश में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई तथा कौन कौन से राजवंश थे तथा उनके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे। तो मौर्योत्तर काल का जो प्रथम जो शासनकाल आता है वो आता है शुंग वंश का, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था उसका सेनापति था। उसने बृहद्रथ की 185 ईसा पूर्व में हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश का जो काल है वो माना जाता है 185 से 73 ईसा पूर्व तक। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, जिसने 185 से ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व तक शासन किया तथा जो इसका अंतिम शासक है वो देवभूति माना जाता है। इनको मुख्यतः ब्राह्मण वंश का शासक मानते हैं तथा इन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का जो है वो शत्रु भी बताया गया है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। ठीक है, इसलिए इनको ब्राह्मण धर्म का संरक्षण दिया था तथा बौद्ध धर्म का इनको शत्रु माना गया पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने जानकारी के अनुसार 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसमें उसका प्रधान जो पुरोहित है वो पतंजलि है। ठीक है, तो पतंजलि जिसने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था तथा उनकी जो पुस्तक है वो योग सूत्र तथा महाभाष्य कहलाती है। ठीक है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ठीक है, महाभाष्य तथा योग सूत्र। तब भाष्य क्या होता है मित्रों, जो महाभाष्य ये किसी भी जो पुस्तक पे लिखी हुई सरल भाषा में जो पुस्तक लिखी जाती है किसी पुस्तक के ऊपर, वो भाष्य कहलाती है। इसलिए महाभाष्य जो पतंजलि की पुस्तक है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी का जो सरलीकृत रूप है वो महाभाष्य में मिलता है। अब इसके जो पतंजलि के इसके पुष्यमित्र शुंग के जो अश्वमेध यज्ञों का जो उल्लेख है वो हमें कालिदास की जो पुस्तक है मालविका अग्निमित्र उससे भी मिलता है तथा जो अयोध्या के गवर्नर धनदेव के अयोध्या अभिलेख से भी अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। शुंग वंश में सांची और सारनाथ के स्तूपों की मरम्मत करवाई गई थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें जहाँ लकड़ियां लगी हुई थी वहां से इनको हटाकर पत्थर लगाए गए जो सांची और सारनाथ के स्तूपों में। ठीक है, और जो शुंग वंश में जो इनकी राजधानी थी मौर्य काल में पाटलिपुत्र, उसको हटा के विदिशा जो मध्य प्रदेश में है वहां स्थानांतरित की गई। ठीक है, शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में एक यूनानी शासक आया था हेलियोडोरस। ठीक है, जिसने भागवत धर्म का अनुयायी बना था भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो पुष्यमित्र शुंग के बाद में जो प्रमुख राजा हुए जो शुंग वंश के, उसमें अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक, भागवत तथा देवभूति कई शासक हुए। ठीक है, तो इन सब का जो कालखंड माना जाता है वो 73 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो जो अंतिम शासक है देवभूति, उसके जो अमात्य था वासुदेव, उसने लगभग 73 ईसा पूर्व के करीब देवभूति को उतार दिया शासन से और खुद शासक बन गया। ठीक है मित्रों, शुंग वंश के समय तथा शुंग वंश के अंतिम शासक के समय लगभग जो पश्चिम उत्तर भाग था भारत में, यहाँ जो हिंद यूनानी शासक थे जो ईरान के और मध्य एशिया के जो शासक थे हिंद यूनानी, उनका आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर होता रहा, जिनमें जो मुख्यतः माना जाता है वो डेमेट्रियस तथा यूक्रेटाइटिस माना जाता है। ये बैक्टीरिया से इनका आक्रमण माना जाता है कि ये बैक्टीरिया से आए थे। ठीक है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया तथा भारत में अपनी सत्ता को 2 केंद्र स्थापित किए। जो 2 केंद्र थे, एक साकल तथा तक्षशिला। साकल जो वर्तमान सियालकोट पाकिस्तान का पड़ता है वहां है तथा तक्षशिला गांधार में पड़ता है, वो पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, इन 2 जगहों पे यूनानी शासकों ने आक्रमण किया तथा इनको बहुत यानी काफी समय तक इनको अपने अधीन कर रखा तथा यहाँ पर इन्होंने शासन किया। ठीक है, बैक्टीरिया से तो साकल पे आक्रमण किया डेमेट्रियस ने तथा तक्षशिला पे किया यूक्रेटाइटिस ने। ठीक है, इनका जो तक्षशिला का शासक था यूक्रेटाइटिस, इसी का राजदूत था हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस वो भागभद्र के समय आया था विदिशा में तथा उसने भागवत धर्म
यानी अपनाया था, भागवत धर्म का अनुयायी माना जाता है, जिसकी जानकारी हमें गरुड़ स्तंभ से मिलती है। ठीक है, जो हेलियोडोरस है वो तक्षशिला के शासक एंटियोलोकिडस का राजदूत था, और इसकी जो जानकारी हमें गरुड़ स्तंभ से मिलती है बेस नगर के, वो गरुड़ स्तंभ उसकी स्थापना हेलियोडोरस ने ही करवाई थी। ठीक है मित्रों, जो साकल प्रदेश था वो शिक्षा के केंद्र में भी विकसित हुआ। तक्षशिला तो पहले से था ही, तो साकल भी शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और वहां का जो शासक मिनेंडर माना जाता है, तो ऐसा माना जाता है उसने बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया था। और इसी मिनेंडर के जो सिक्के हैं वो भड़ोच जो गुजरात में पड़ता है और मथुरा से प्राप्त होते हैं। ठीक है मित्रों, इन बाह्य आक्रमणों में जो मुख्य जो वंश माने जाते हैं जो भारत आए तक काफी समय से राज किया, उनमें शक तथा हूण, कुषाण आदि माने जाते हैं। जो ये शक थे, शक वंश, जिसने ये मध्य एशिया की एक लड़ाकू जनजाति थी, जिसने क्या पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के जितने प्रदेश थे उन पर अधिकार कर लिया, तथा वहां से ये बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईसा पूर्व के करीब भारत में आए। ठीक है, और इनका जो रामायण और महाभारत में शक बस्तियों को कंबोजों तथा यवनों के साथ रखा गया है। ठीक है मित्रों, जो शकों ने भारत में राज्य किया वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन शकों को भारतीय ग्रंथों में सिथियन कहा जाता है, चीन के ग्रंथों में इन्हें सही तथा सहीवांग कहा गया है। ठीक है, जो प्राचीनतम ग्रंथ है नक्शे रुस्तम डेरियस का, उसमें भी शकों का उल्लेख मिलता है। ये मध्य एशिया की एक बर्बर जाति मानी जाती है, तथा चीन के शासक शी हुआंगती ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था। ठीक है, भारत में जो शकों के केंद्र माने जाते हैं उसमें तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी तथा नासिक प्रमुख मानी जाती है। जो पहला शक शासक था मोयस, उसने तक्षशिला में अपनी सत्ता स्थापित की थी। सर्वप्रथम वहीं से आक्रमण करके तक्षशिला में अपनी सत्ता स्थापित की। शकों को मध्य एशिया की यूची कबीले ने वहां से खदेड़ा था। ठीक है, जो यूची कबीला है बाद में हम पढ़ेंगे, जो कुषाण जाति है वो यूची कबीले की भी मानी जाती है, तो यूची कबीले ने शकों को वहां से भगाया था। जो शकों के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग संस्थापक माने जाते हैं, जैसे नासिक में शकों का संस्थापक उसको भूमक को माना जाता है, उज्जैनी में शकों का संस्थापक चपटन को माना जाता है, नासिक का महान शासक जो है नहपान वो माना जाता है शहरात वंश का, तथा मथुरा में शकों का जो संस्थापक है उसको राजुल को माना जाता है। ठीक है, तो इसके जो नहपान है, नहपान को जो सातवां शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे उसने पराजित किया था, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तथा नहपान ने अपने जो चांदी के सिक्के चलाए थे उसके ऊपर गौतमी पुत्र सातकर्णी था, उसने अपना नाम लिखवाया था। शकों में उज्जैनी में जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो रुद्रदामन हुआ 2री शताब्दी में। रुद्रदामन का जो है वो जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख वो संस्कृत का पहला सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है, और इससे पहले जितने भी अभिलेख वगैरह मिले वो सब प्राकृत भाषा में मिले हैं। संस्कृत भाषा का जो पहला सबसे बड़ा अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख माना जाता है, जो रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। और इस जूनागढ़ अभिलेख से ही जो सौराष्ट्र झील है सुदर्शन झील, उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य था जो उसका गवर्नर था, उसके काल में इसने बनवाई थी, तथा अशोक ने तथा रुद्रदामन ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है मित्रों, और इसका जो अंतिम शक शासक का जो अंतिम शासक मिलता है वो रुद्र सिंह मिलता है, जिसको चंद्रगुप्त तृतीय ने पराजित करके हत्या कर दी थी। जो चंद्रगुप्त तृतीय गुप्त वंश का जो शासक था उसने इसको पराजित की तथा रुद्र सिंह की हत्या कर दी थी। ठीक है मित्रों, शकों को ही पश्चिमी क्षत्रप तथा महाक्षत्रप वंश भी कहा जाता है, तथा इस महाक्षत्रप वंश का जो उन्मूलक माना जाता है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है, जिसने शकों के जो महान शासक हुआ नहपान उसको पराजित किया था। ठीक है मित्रों, शकों के बाद जो मुख्य शासक माने जाते हैं वो कुषाण वंश के माने जाते हैं। कुषाण वंश जिनको यूची तथा तोचेरियन भी कहा जाता है। ठीक है, उनको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम कहे जाते हैं उनके बारे में, जैसे कहीं इनको यूची कबीले का माना जाता है, कहीं तोचेरियन भी माना जाता है। ठीक, यूची वही कबीला था जिसने मध्य एशिया से शकों को वहां से भगाया था, तथा बाद में भारत से भी जो शकों का उन्मूलन किसने किया वो भगाया, वो ये कुषाण ही थे। ठीक है, चीनी ग्रंथों में इसे कई सुआंग कहा गया है, तथा ये मूल रूप से यूची कबीले के थे। यूची कबीला 5 भागों में बढ़ गया था।
इनमें से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पे अधिकार किया था। ठीक है, जो 5 कबीलों की जो मुख्य शाखा मानी जाती है वो कई सुवंग शाखा मानी जाती है, जो सबसे शक्तिशाली थी। उसने ही कई शाखाओं का नेतृत्व किया तथा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। कुषाणों में जो मुख्य शासक, जो प्रथम जो इनका शासक माना जाता है पहला, वो कुजुल कडफिसस माना जाता है, जिसने लगभग 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, जिसे कडफिसस प्रथम भी कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो मुख्य शासक माना जाता है वो विम कडफिसस द्वितीय माना जाता है, जिसने लगभग 65 ईस्वी से 75 ईस्वी के मध्य शासन किया, जिसने भारत के एक विशाल क्षेत्र पर अपना अधिकार किया तथा इसको शैव मत का अनुयायी माना जाता है। विम कडफिसस को शैव मत का अनुयायी माना जाता है। ठीक है, और इसने कुषाणों शासकों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है विम कडफिसस सेकंड ने जारी किए थे। इसको शिव का भक्त भी माना जाता है। इसने महेश्वर की, महाराज तथा राजाधिराज सर्वलोकेश्वर की उपाधि भी धारण की थी तथा अपने सिक्कों पर शिव, त्रिशूल, नंदी को उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, जो विम कडफिसस द्वितीय है, इसको सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय प्राप्त होता है कुषाणों में सर्वप्रथम तथा इसको शिव का भक्त माना जाता है। इसके पश्चात जो कुषाणों का सर्वप्रथम मुख्य शासक माना जाता है वो कनिष्क माना जाता है, जिसका राज्याभिषेक है वो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और 78 ईसा पूर्व में ही माफ कीजिएगा मित्रों, 78 ईस्वी में इसने एक शक संवत की शुरुआत की थी, जिसे कालांतर में शक शासकों ने अपना लिया और उसका नामांकरण किया। उसको शक संवत कहा जाता है। तो शक संवत की जो स्थापना की थी वो कनिष्क ने की थी, जो कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, इसके पश्चात हमने सबने इसको अपना लिया था। और शक संवत भारत का जो है वो राष्ट्रीय संवत भी माना जाता है, और ये सूर्य आधारित माना जाता है शक संवत। और इसका जो नया वर्ष प्रारंभ माना जाता है वो लगभग 22 मार्च के करीब माना जाता है। ठीक है मित्रों, कनिष्क की लगभग 2 राजधानियां मिलती है। एक पुरुषपुर, जिसको वर्तमान में पेशावर कहा जाता है, पाकिस्तान तथा, ठीक है, और दूसरी थी मथुरा। ठीक है, पुरुषपुर को ही पुष्प कलावती कहा जाता है तथा दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, वो इसे विजित किया, इसकी जानकारी मिलती है। और पाटलिपुत्र से कनिष्क को जो है वो 3 चीजें मिलती है। कौन कौन सी? एक बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अनोखा मुकुट, मुर्गा, कुक्कुट। ठीक है, एक अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष की जो पुस्तक है बुद्ध चरित्र। ये 3 चीजें मिलती है, बुद्ध का भिक्षा पात्र, एक अनोखा मुर्गा तथा अश्वघोष। अश्वघोष विद्वान था जिसकी पुस्तकें हैं, एक बुद्ध चरित्र, ठीक है, बुद्ध का विश्वकोश कहा जाता है जिसको बुद्ध चरित्र को, दूसरी सूत्रालंका तथा तीसरी सोदरानंद। ठीक है, और चौथी जो मानी जाती है सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, ये 4 पुस्तकें अश्वघोष की रचना में मानी जाती है। ठीक है, कनिष्क ने कश्मीर को जीता, ठीक है, तथा यहाँ कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की तथा कल्याण की पुस्तक राज तरंगिणी में इसकी हमें जानकारी मिलती है। कनिष्क का जो साम्राज्य है वो मध्य एशिया तक फैला हुआ माना जाता है। तो ये सिल्क मार्ग पर इसका अधिकार था, ऐसा माना जाता है। कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक था चरक, जिसका पुस्तक चरक संहिता मानी जाती है। बहुत मुख्य माने जाते हैं चरक, जिसकी पुस्तक है चरक संहिता। चरक संहिता इन्हीं के जो समकालीन माने जाते हैं। सुश्रुत, जिसकी जो सुश्रुत है वो शल्य चिकित्सा के माने जाते हैं तथा इनकी जो पुस्तक है सुश्रुत संहिता मानी जाती है। सुश्रुत है वो कनिष्क के दरबार में नहीं थे, चरक कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, और कालांतर में कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया तथा ये इसकी महायान शाखा का अनुयायी बन जाता है। कनिष्क ने ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, और जो इनका आयोजन है वो कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान में करवाया, ऐसा माना जाता है। जो यानी ग्रंथों के आधार पर जो मिलती है इतिहास में, उसमें जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पे माना जाता है। जो 3 बौद्ध संगीतियां हुई थी वो मगध साम्राज्य में हुई थी तथा जो चौथी बौद्ध संगीति है जो बिहार से बाहर कश्मीर में हुई, वो उसका आयोजन है वो कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क के काल में जो मंदिर निर्माण की शैली है गांधार शैली, उसको संरक्षण दिया गया। माना जाता है जो कनिष्क की हत्या है वो उसकी सैनिकों ने की थी। ठीक है, कनिष्क जो है राजत्व के देवीय सिद्धांत में विश्वास करते हैं, इसलिए इन्हें देवपुत्र भी कहा जाता था। ठीक है, जो चीन से प्रेरित है। देवपुत्र मतलब देवीय सिद्धांत का अर्थ है मित्रों, जो राजा है वो
यानी देवताओं का अवतार माना जाता है, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, वो दैवीय सिद्धांत में माना जाता है। इसके आधार पे क्या होता था, जो राजा की मृत्यु के पश्चात इनकी जो मूर्तियां हैं उसको मंदिरों में स्थापित किया जाता था और माना जाता है। लेकिन जो गांधार शैली का तो संरक्षण इसमें मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जो मंदिर निर्माण शैली का विकास पूरी तरह से इस काल में नहीं हुआ था। कनिष्क के काल में ही जो है प्रांतों में द्वैध शासन की परंपरा स्थापित की गई थी। ठीक है, द्वैध शासन की, तथा जो द्वैध शासन की जो प्रथा थी वो ईरानियों से मानी जाती है। जो छत्रप प्रणाली है उसके आधार पर माना जाता है। कनिष्क के काल में कुछ मुख्य परंपराएं हैं जो भारत में प्रचलित हुई, जैसे उसमें सिले हुए कपड़े, जिसमें शेरवानी, सलवार सूट तथा जूते पहनने की परंपरा, घोड़े के लगाम लगाने की परंपरा का चलन हुआ। ठीक है, घोड़े के नाल लगाने की परंपरा का जो चलन है वो कुषाण काल में हुआ और धीरे धीरे कुषाणों का क्या हुआ, ये भारतीय समाज में मिलते गए और समाहित होते गए। ठीक है, और जो भारतीय समाज में इनको जो कहा जाता है वो प्रात्य क्षत्रिय कहा जाता है। कुषाणों को धीरे धीरे से जैसे ये समाज में मिलने लगे, इसी के आधार पर इनको प्रात्य क्षत्रिय कहा जाता है। इन विदेशी आक्रमणकारियों के जो समानांतर निरंतर दक्षिण भारत में जो वंश चल रहा था वो सातवाहन वंश है, जिसने धीरे धीरे ऊपर आके इन्होंने उत्तर भारत पे अपना कब्जा जमाया। उसमें मुख्य माना जाता है सातवाहन वंश, जिसकी स्थापना जो मानी जाती है वो सिमुक के द्वारा मानी जाती है 60 ईसा पूर्व में। ठीक है, सातवाहन वंश का जो उद्भव है वो नासिक महाराष्ट्र में माना जाता है, जिसकी जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। ठीक है, पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है, क्योंकि जिस समय पुराणों की रचना हुई उस समय में ये आंध्र प्रदेश में केंद्रित थे। ठीक है, इनका जो पहला प्रमुख शासक है वो सातकर्णी माना जाता है। ठीक है, इसने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया, प्रतिष्ठान पैठण, जिसे वर्तमान में औरंगाबाद कहा जाता है, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, और जो सातवाहन वंश है इनमें मात्र सत्तात्मक सत्ता मानी जाती है। इनके जो राजाओं से जो पहले हैं इनकी माताओं के नाम लिखे जाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ये आदि इनका माना जाता है। ठीक है, इस वंश का जो 17वां मुख्य शासक है माना जाता है, वो 17वां जो महत्वपूर्ण शासक हुआ उसका नाम हाल था, और हाल ने एक पुस्तक लिखी गाथा सप्तशती, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है और जिसका विषय प्रेम कहानियां है। ठीक है, इनके दरबार में एक लेखक भी था गुणाढ्य, जिसकी पुस्तक का नाम है वृद्ध कथा। ठीक है, हाल के दरबार में लेखक था गुणाढ्य, जिसकी पुस्तक है वृद्ध कथा। और हाल के दरबार में एक सर्वभौमन नामक लेखक था, जिसकी पुस्तक कामंत्र मानी जाती है। तथा हाल के सेनापति विजयालय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तथा श्रीलंका के राजा की पुत्री लीलावती से हाल ने विवाह किया था, ऐसा भी माना जाता है। हाल के पश्चात जो मुख्य शासक हुआ वो गौतमी पुत्र सातकर्णी माना जाता है, जिसका कालखंड 106 ईसा पूर्व से 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक माना जाता है, और ये 23वां शासक माना जाता है। हाल 17वां शासक था, गौतमी पुत्र सातकर्णी है वो 23वां शासक माना जाता है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी को ही उसका शक वंश का उन्मूलक माना जाता है, जिसने नहपान को हरा के उसके सिक्कों के ऊपर अपना नाम लिखवाया था, और ये इस जो सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसने जो त्रिसमुद्र तोय पितावाहन की उपाधि धारण की थी, जिसके यानी इसकी जो उपाधि है त्रिसमुद्र तोय पितावाहन, इसको मतलब माना जाता है जिसके घोड़े तीनों समुद्र का पानी पीते हो, इस उपाधि का मतलब ये माना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही वेणकटक नामक नगर बसाया तथा वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की। ठीक है, इसने नहपान को पराजित किया था, शहरात वंश को। इसने नासिक तथा कारले के बौद्ध भिक्षुओं को 2 गांव में दान में दिए, वो 2 गांव थे अजकालकीय व करजक। सातकर्णी के पश्चात जो मुख्य शासक माना जाता है वो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठी इसकी माता का नाम है तथा पुलवामी शासक का नाम है। ठीक है, इसने अमरावती के बौद्ध स्तूपों के निर्माण में योगदान दिया था। पुलुमावी को ही रुद्रदामन का समकालीन माना जाता है। ठीक है, जिसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। ठीक है, इसके अलावा जो शासक हुए उसमें यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। ठीक है, अब जो मुख्य बातें सातवाहन वंश की मानी जाती है उनमें क्या है, सिक्कों पर जहाज का चित्र माना जाता है,
सातवाहन वंशों की जो भाषा थी वो प्राकृत मानी जाती है। और मुख्य सातवाहन वंश था, इसी ने सिक्के के शीशे जारी किए थे। ठीक है। और भूमि अनुदानों की जो शुरुआत है वो सातवाहनों के समय ही मानी जाती है, जिसे अग्रहार कहा जाता था। जो भूमि अनुदान दी जाती थी ब्राह्मणों वगैरह को, उसको अग्रहार कहा जाता था। भूमि अनुदान तथा शीशे के सिक्के जारी करना ही सातवाहन वंश की मुख्य घटना मानी जाती है। तो मुख्यतः परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं कि भूमि अनुदान की शुरुआत किस वंश ने की थी, या जो शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे। उनमें मुख्य सातवाहन वंश ही माना जाता है। जो हमारी कई पुस्तकों में, जो एनसीईआरटी वगैरह पुस्तकों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। भूमि अनुदान का प्रथम अभिलेखीय जो साक्ष्य है वो सातवाहन वंशों के काल में ही मिलता है, और इसी में सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। कार्ले का चैत्य इसी वंश के द्वारा बनवाया गया, जो 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर ऊंचा वास्तुकला का उद्भुत उदाहरण है। ठीक है। तो मित्रों, आज तो हमने पढ़ी जो शक, कुषाण, इन शासकों की जो मुख्य शासक कौन कौन से हुए तथा इनमें घटनाएं मुख्य कौन कौन सी हुई। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य कैसा था तथा उसमें राजनीतिक तथा प्रशासन वगैरह कैसा था। वो हम जो अगला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।